नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे में शनिवार को रैनगेट स्थित जयशंकर आश्रम में मकर संक्रांति महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान ब्रह्मलीन बाबा जयशंकर उर्फ पगलानंद ब्रह्मचारी महाराज की समाधि पर झंडारोहण किया गया। तत्पश्चात मेला ग्राउंड में राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी व जयशंकर सेवा समिति के तत्वावधान में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग रोड सेफ्टी मोबाइल वैन टीम द्वारा सड़क नियमों पर आधारित लघु फिल्म दिखाकर और प्रेजेंटेशन द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के अनुदेशक भरत राज गुर्जर और सहायक अनुदेशक मान सिंह रावत द्वारा घायल व्यक्तियों की मदद करने हेतु गुड समैरिटन मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चिरजीवी सड़क सुरक्षा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर सभी ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम के पश्चात आश्रम में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने भोग किया। इस मौके पर जयशंकर आश्रम के संचालक श्री महंत पूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज, जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मुरली कुमार जी गुर्जर, दुर्गा लाल सूंठवाल, डॉक्टर हरेश मामनानी, ताराचंद मेवाड़ा, राजेंद्र खींची, श्याम सुंदर कछोट, राकेश पारिक, गजराज मेवाड़ा, दिलीप डॉन, विकास गुर्जर, महेश गर्ग, शंभुलाल जैन, चैनाराम, तेजूराम बैरवा, ब्रिजेश सूंठवाल, महावीर जानगिर, पिंटू तेली आदि उपस्थित रहे। लायंस क्लब विजयनगर द्वारा लायनवाद के जनक लायंस क्लब इंटरनेशनल के संस्थापक सर मेलविन जोन्स की जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न सेवा कार्य कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब विजयनगर के सदस्यों व ग्रामीणों द्वारा सरसों के खेत में सर मेलविन जोन्स की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई। वह विभिन्न गांवों में सेवा कार्य किए गए। इन सेवा कार्यों के तहत लायंस क्लब विजयनगर के सदस्यों ने राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय लक्ष्मीपुरा में जाकर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयनित कक्षा 5 से 8 की छात्राओं को 11 ट्रैक सूट व विजेताओं को स्मृति चिन्ह व मोमेंटो ट्रॉफी देकर व इसी विद्यालय के बच्चों को 30 स्वेटर वितरण किए गए। इसी के साथ ही विभिन्न गांव के सरपुरा, बहादुरपुरा, लोडी, लोडियान सहित विभिन्न गांव में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों व बच्चों को लगभग 60 स्वेटर वितरण किए गए। इस अवसर पर लक्ष्मीपुरा विद्यालय में बच्चों के ट्रैक सूट, मोमेंटो, स्मृति चिन्ह व स्वेटर पाकर चेहरे खुशी से खिल उठे। व बच्चों व ग्रामीणों को क्लब अध्यक्ष एडवोकेट लान नवीन कुमार सोनी ने तंबाकू उत्पाद के दुष्प्रभाव को बताते हुए इसके उपयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा दिलाई व अन्य व्यक्तियों को भी उसका उपयोग नहीं करने हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट लाइन नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल चंद कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, महावीर शास्त्री, इंदर साधनानी सहित क्लब के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2 ने दुर्घटना के एक मामले में मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का चेक सौंपकर बड़ी राहत प्रदान की है। याचिकाकर्ता के वकील डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि याचिकाकर्ता काबरी चाट निवासिया गीता देवी के पति भैरूलाल को 6 सितंबर 2014 को बांदनवाड़ा स्थित कुमावत पेट्रोल पंप के सामने पैदल जाते हुए के विजयनगर की तरफ से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी थी। हादसे में भैरूलाल गंभीर घायल हो गया। बाद में उसकी अजमेर स्थित JLN हॉस्पिटल मृत्यु हो गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी कार चालक मनीष कुमार पुत्र हरिओम निवासी प्रभाकर नगर कानपुर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोप में चार्जशीट पेश की। मृतक भैरूलाल की पत्नी गीता देवी, माता नारायणी, पिता मंगला, पुत्री पूजा, पुत्र रामदेव व रामलाल की ओर से वाहन के चालक, मालिक व बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका पेश करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की गई। इस पर बीमा कंपनी ने वाहन की मिथ्यालिप्तता व मृतक की स्वयं की लापरवाही तथा ड्राइवर द्वारा पेश लाइसेंस जाली होने के आधार लेते हुए याचिका खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौर ने बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में जवाब देते हुए नक्शे मौके में मृतक का सही दिशा में पैदल जाना तथा कंटेनर चालक द्वारा पीछे से टक्कर मारने का तर्क देते हुए ड्राइवर की लापरवाही के तथ्य को प्रमाणित होने व साथ ही लाइसेंस के फर्जी होने पर बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होने तथा संविदा के अनुसार किसी शर्त के उल्लंघन होने पर ड्राइवर व मालिक से राशि वसूल करने के तर्क दिए। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय के कई न्यायिक दृष्टांत भी पेश किए। वहीं बीमा कंपनी की ओर से भी कई नजीरें पेश की गई।
न्यायाधीश ने क्लेमेंट के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा प्रस्तुत तर्कों व कानूनी नजीरों से सहमत होते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ अवार्ड पारित करते हुए कंपनी को वाहन मालिक से वसूली करने के अधिकार दिए। इस पर कंपनी ने अवार्ड की पालना में 17 लाख रुपए की राशि का चेक जमा करवाया। इस पर न्यायाधिकरण ने प्रार्थी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ के तर्कों से सहमत होते हुए मृतक की पत्नी व माता को चेक में वर्णित राशि सुपुर्द की। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं निर्मला कोठारी महाविद्यालय सावर के छात्र छात्राओं ने मकर संक्रांति पर्व पर भजन कीर्तन कर भगवान प्राप्ति का स्रोत खोजा। छात्र हेमराज कॉमेडिया, छात्र जस्सी राम, छात्रा संतरा लोधा, छात्र लेखराज गोस्वामी ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर छात्रों का मन मोह लिया। भजन कीर्तन के बाद कार्यालय सहायक श्यामलाल नवाल के नेतृत्व में सभी छात्र छात्राओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ श्री राम दरबार की तस्वीर के सामने आरती कर तिल के लड्डू का प्रसाद प्राप्त कर आनंद लिया। कॉलेज निदेशक एस एन न्याती ने श्री राम दरबार की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर सुंदरकांड का शुभारंभ किया। उन्होंने आरती के बाद अपने शब्दों से कहा कि छात्र जीवन में बालक में संस्कार उत्पन्न करने के लिए भगवान का पाठ करना जरूरी है, जिससे बालक संस्कारवान बन सके, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। सुंदरकांड पाठ में लगभग 175 बालक बालिका, प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगिड़, नंद किशोर, गरिमा अग्रवाल, शीतरलाल बलाई, महेंद्र सिंह, सलमा गौरी, राजेंद्र मीना, तंजीम खान, कैलाश चंद्र, श्यामलाल नवाल, शंकर लाल वैष्णव उपस्थित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार झुंझुनू न्याय क्षेत्र में वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित होगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की सचिव श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि झुंझुनू न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की बेंचों का गठन किया जाएगा, जो प्रकरणों को सुनकर फैसले करेंगी। लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायालयों से अधिक प्रकरण रेफर करने व निस्तारण करने हेतु आह्वान किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन में एनआई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दांडिक शमनीय प्रकरण, एनआई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद, तलाक के मामलों को छोड़कर भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण तथा अन्य सिविल प्रकरणों को राजीनामे से निस्तारण हेतु पेश किया जा सकेगा। चिन्हित प्रकरणों में लोक अदालत से पूर्व प्री काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। बैंकों एवं वित्तीय संस्थान के धन वसूली के लंबित सिविल मामलों, सिविल वाद, इजराया, आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराया एवं धारा 138 एनआई एक्ट के फौजदारी मामलों केवल ₹10.00 लाख तक की राशि के मामले के साथ साथ इसी प्रकृति के प्री लिटिगेशन श्रेणी के मामलों के लिए प्री काउंसलिंग कैंप का आयोजन दिनांक 16 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू में किया जाएगा एवं 23 से 27 जनवरी के मध्य तथा 30 और 31 जनवरी को तालुका मुख्यालय पर तालुका विधिक सेवा समिति में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजीनामा योग्य दीवानी, राजस्व, फौजदारी मामलों एवं धारा 138 एनआई एक्ट के निजी पक्षकारान के मध्य लंबित मामलों तथा सभी प्रकार के प्री लिटिगेशन मामलों, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के मामलों के अलावा में डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप का आयोजन प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 22 एवं 29 जनवरी को व प्रत्येक पंचायत मुख्यालय, तहसील या उप तहसील मुख्यालय पर 28 जनवरी एवं 05 फरवरी को किया जाएगा। इसके अलावा डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप आयोजन के दौरान मेगा विधिक जागरूकता चेतना शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन के समस्त विभागों द्वारा अपने अपने विभागों में संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी तथा मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। श्रीमती सूद ने बताया कि बैंक व वित्तीय संस्थाएं ऐसे प्रकरणों प्री लिटिगेशन स्तर पर दर्ज करवाना चाहते हैं तो उनकी सूची समय रहते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे नोटिस जारी कर अविलंब निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई हो सके। अगर लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित हो जाता है तो प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाएगा तथा न्यायालय में जमा करवाई गई फीस भी वापस मिलेगी। श्रीमती सूद ने कहा कि सभी से अपील की जाती है कि जिनके भी प्रकरण उक्त विषयों से संबंधित लंबित है तो वे लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में समझाइश के माध्यम से निस्तारित करवा सकते हैं, ताकि न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों से बचा जा सके।
सांवरिया सेठ गौशाला में शनिवार को कस्बे के गणमान्य लोगों ने घर घर जाकर गायों के लिए धनराशि एकत्र की, जिससे कि गौशाला में आई हुई गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था हो सके। मकर संक्रांति पर ग्रामीणों ने जमकर किया दान धर्म। कस्बे में मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने दोनों हाथ खोलकर दान धर्म किया। वहीं कई लोग गायों को हरा चारा व गुड़ लापसी खिलाते दिखे। शनिवार को घरों में तिल के लड्डू व तिल की गजक बनाई व खीर पूरी खाने में परोसी। वहीं बच्चों के साथ साथ बड़े भी छतों पर पतंग उड़ाते नजर आए। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि परोपकार ही धर्म है। मकर संक्रांति के पर्व पर दान करना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कस्बेवासियों ने बढ़ चढ़कर यह पुनीत कार्य किया। वहीं टैक्सी यूनियन के साथियों ने भी भिनाई रोड स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाने के बाद सूनी गायों को भी चारा खिलाया तथा कीटाप बालाजी के दरबार में भी गायों को चारा खिलाया। सांवरिया सेठ गौशाला कर रही है सूनी गायों की सेवा। बांदनवाड़ा कस्बे व आसपास की गायों के लिए सांवरिया सेठ गौशाला जीवनदान से कम नहीं है। कई वर्षों से गौसेवा में लगी हुई गौशाला का प्रथम ध्येय ही घायल व भूखमरी का शिकार हुई गायों की सेवा करना ही है। वह इसी उद्देश्य से इन गौ माताओं के लिए आज बांदनवाड़ा पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, भाजपा युवा नेता जयमल रहलानी, धर्मराज चौधरी, पप्पू प्रजापति, नटवर पारिक, रूप सिंह राठौड़, कानाराम गुर्जर, सूर्या मुनोत, राजेंद्र रैगर, जितेंद्र गुर्जर, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी राजू मद्रासी, मंगल रैदास, बुधराज मुनोत, नटवर गुर्जर, रूप सिंह राठौड़, त्रिलोक छिपा, समाजसेवी देवेंद्र खींची आदि मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बांदनवाड़ा में गौशाला में लेकर गए हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बांदनवाड़ा के टैक्सी यूनियन वाले सामाजिक सरोकारिता का कार्य निभाते हुए गौशाला में गायों को चारा बांट रहे हैं। यहाँ के अलावा इन्होंने सूनी गायों के लिए भी चारा एकत्रित किया है। इसके अलावा कीटाप खेड़िया बालाजी के मंदिर में भी आपकी तरफ से इनकी तरफ से चारा वितरित किया जा रहा है। सामाजिक सरोकारिता में ये हमेशा टैक्सी यूनियन आगे रहती है। आज फिर एक नई मिसाल इन्होंने क्षेत्रवासियों को दी है। मैं आपको जानकारी भी दिलवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। इस प्रकार से सामाजिक सरोकारिता का काम करने वाले टैक्सी यूनियन वाले हमारे बांदनवाड़ा वाले सब जगह सत्यनारायण भगवान के मंदिर में भी जो काम होता है उसमें भी आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज फिर आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप देख सकते हैं बाहर भी इन्होंने 2-3 टैक्सी में चारा भर रखा है जो खेड़िया बालाजी के मंदिर में और सूनी गायों को खिलाने का आज का इनका प्रोग्राम बना हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा गांव में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों के घर को बेदखल करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा है कि हम रातों रात 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते हैं। यह समाधान का सही तरीका नहीं है। जस्टिस किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस किशन कौल ने कहा, आप उन लोगों के परिदृश्य से निपटोगे जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी है। आप जमीन को अधिग्रहित कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। लोग 50-60 वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की कोई योजना होनी चाहिए, भले ही यह रेलवे की जमीन हो। इसमें एक मानवीय पहलू है। अदालत ने इस मामले को 7 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिसमें रेलवे को एक व्यावहारिक समाधान खोजने की राय व्यक्त की है। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा आयोजित क्लासिक चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी के कल छठे दिन ट्रॉफी का फाइनल मैच खेले जाएगा। 48 टीमों में से कल विजेता व उपविजेता को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। सेमीफाइनल व फाइनल मैच भी कल ही होंगे। लॉयंस क्लब विजयनगर द्वारा कल काइट फेस्टिवल का शानदार आयोजन करवाया जा रहा है। लॉयंस क्लब चैंपियन ट्रॉफी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। 48 टीमों के मैच पूरे होने पर कल फ्रेंडली टीमों का मैच होगा। आयोजन भी कराया जाएगा। कल फ्रेंडली मैच भी रखा गया है। इसमें टीम इस प्रकार रहेगी: मैच लियो क्लब रॉयल व लॉयंस क्लब विजयनगर, सिंधी समाज व अभिभाषक संघ, पत्रकार संघ व लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक के मध्य शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगा। इस मौके पर लॉयंस क्लब क्लासिक के अध्यक्ष आशीष सांड ने बताया कि अभिनेत्री उषा जैन व निर्माता निर्देशक श्रवण जैन भी इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र होंगे। आशीष सांड ने कहा कि कल आप सभी परिवार सहित इंदिरा मंच खेल मैदान पधारे व काइट फेस्टिवल में पधारे और आयोजन का लुत्फ ले। पतंग उत्सव में पतंग व मांझा क्लब द्वारा दिया जाएगा, साथ ही पोशेबड़े का आयोजन भी होगा। बच्चों के लिए बंजी जंपिंग व डीजे साउंड भी होगा। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष आशीष सांड, क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, लॉयन अभिषेक रानका, लॉयन प्रदीप जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा, लॉयन लोकेश पिपाडा, नगर पालिका पार्षद मनीष वैष्णव, विक्रम सिंह, खेमराज गुर्जर, शिव प्रसाद वैष्णव, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप जाट, प्रेमराज गर्ग, एडवोकेट दिनेश रानका और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
बेंगलुरु साइबर अपराध पुलिस ने पत्रकार से उनके सोर्स का नाम, फोन नंबर, पता और आईडी प्रूफ प्रकाशित करने के लिए कहा है। 5 जनवरी को बेंगलुरु साइबर अपराध पुलिस ने पत्रकार और कन्नड़ समाचार वेबसाइट द फाइल के संस्थापक को जारी नोटिस में कहा कि वे 2 महीने पहले एक शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर की गई खबर के सोर्स को न केवल बताएं, बल्कि उस सोर्स का नाम, फोन नंबर, पता और पहचान पत्र भी मुहैया कराएं। लेकिन पत्रकार ने अपने सोर्स व उससे जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया। बातचीत में जी महंतेश ने इसके कारण बताए। वे इस कहानी के बारे में बताने के साथ साथ यह भी बताते हैं कि भारत में पत्रकारों के सोर्स या विश्वस्त सूत्रों की सुरक्षा के लिए एक कानून होना क्यों जरूरी है। डिपार्टमेंट में काम करने वाले सब कर्प नहीं होते। कोई विस्लब्लोअर भी होते हैं जिनकी आंखों के सामने ये सब चल रहा होता है, वो हमें डॉक्यूमेंट देते हैं और हम पब्लिश करते हैं। उन्होंने कहा, जैसे डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सरकार कानून बना रही है, ऐसे ही पत्रकार की प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बनाना चाहिए। अगर कानून नहीं बना तो ऐसे ही चलता रहेगा। महंतेश यह भी कहते हैं कि अगर इस मामले में पुलिस सफल रही तो आगे चलकर किसी भी पत्रकार से उसके विश्वसनीय सूत्र उजागर करने के लिए कहा जा सकता है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पहाड़ी शहर जोशीमठ धंस रहा है। घरों में दरारें और जमीन धंसने की घटनाएं मीडिया में आने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। लोगों में यह गुस्सा अब स्पष्ट रूप से सरकारी स्वामित्व वाली हाइड्रो पावर कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के खिलाफ है। लोग इन दरारों के लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार मान रहे हैं। जहां एक और विरोध प्रदर्शनों में एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर और प्लेकार्ड दिखते थे, अब यह पोस्टर जगह जगह दुकानों पर भी लगे दिखाई दे रहे हैं। बाजार में लोगों का कहना है कि इस कंपनी की वजह से उनके घरों में दरारें आ रही हैं, इसलिए इस कंपनी को हटाकर ही वे चैन लेंगे। लगातार बढ़ रहे विरोध के बीच अब उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो इस मामले की जांच करेगी और इन दरारों के पीछे एनटीपीसी जिम्मेदार है या नहीं इसका पता लगाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिमालयी शहर में जमीन धंसने के कारणों की जांच 8 इंस्टीट्यूट करेंगे। सभी पहाड़ी क्षेत्रों की वहां क्षमता की भी जांच की जाएगी। शहर की स्थिति का आकलन करने के लिए कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। समुद्र की सतह से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ राज्य के चमोली जिले में है और बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स जाने वाले रास्ते में पड़ता है। लेकिन आज पूरे जोशीमठ की हालत ऐसी है मानो यह हिल स्टेशन बारूद के ढेर पर हो। बिगड़ती स्थिति के बीच अधिकारियों को 2 होटलों को तोड़ना पड़ा है। शुरुआत में करीब 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ के लगभग 50 घरों में दरारें दिखाई दी। ऐसे घरों की संख्या और इन दरारों की चौड़ाई हर रोज बढ़ रही है। कोई ठोस आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो अब यहां तकरीबन 700 से अधिक घरों में ऐसी दरारें हैं। गौरतलब है कि एनटीपीसी द्वारा पिछले 17 साल यानी 2006 से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो 520 मेगावाट क्षमता का है। अभी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसकी 12 किलोमीटर लंबी सुरंग को लेकर यह सारा विवाद है, जिस पर लोगों का कहना है कि इस सुरंग को लेकर की जा रही तोड़फोड़ और विस्फोटों की वजह से ही जोशीमठ में भू धंसाव हो रहा है। लेकिन एनटीपीसी ने इन आरोपों से इनकार किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 10 जनवरी को जमीन धंसने की घटना की समीक्षा के लिए एनटीपीसी के अधिकारियों को तलब किया था। एनटीपीसी अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना की जमीन धंसने के मामले में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना से जुड़ी सुरंग जोशीमठ से 1 किमी दूर है। साथ ही यह सुरंग जमीन के भीतर लगभग 1 किमी की गहराई में है। बता दें कि जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला नया नहीं है। करीब 50 साल पहले 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने आज खड़े संकट की पहले ही चेतावनी दी थी। तब कमेटी के जानकारों ने पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर यहां सड़कों की मरम्मत या किसी तरह के निर्माण के लिए पहाड़ों से भारी पत्थर न हटाने की सलाह दी थी और कहा था कि खुदाई और ब्लास्टिंग न की जाए। पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला जाए। मिश्रा कमेटी में सेना, आईटीबीपी और सीमा सड़क संगठन के अधिकारी और जानकार थे, जिन्होंने आज दिखाई दे रहे हालात की पूर्व चेतावनी दी थी। लेकिन पिछले 30-40 सालों में चमोली जिले और खासतौर से जोशीमठ के आसपास वही सब किया गया जिसकी मनाही थी।